नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल सात्विक वाणी में। साल 1968 की एक सर्द सुबह थी। न्यू जर्सी के एक गुप्त सैन्य अड्डे पर हलचल बहुत तेज़ थी। वहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। उस बेस के अंदर एक बड़ा सा हैंगर था और उसके बीचों बीच खड़ी थी एक अजीब सी मशीन। 2 धातु के खंभे और उनके बीच हवा में तैरती हुई एक चमकती परत। यह एक मिराज की तरह दिख रहा था, जैसे गर्मी के दिनों में दूर की चीज़ें कांपती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि यह एक हकीकत थी। उस मशीन के सामने खड़ा था एक छोटा सा बच्चा। उसकी उम्र महज 6 साल थी और उसका नाम था एंड्रियो। उस छोटे बच्चे के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बस उसके अंदर एक गहरी जिज्ञासा थी। मशीन चालू हुई, खंभों के बीच कंपन शुरू हो गया, हवा में सनसनी फैल गई, तापमान गिरने लगा और दीवारों पर बर्फ जमने लगी। और फिर बिना कुछ आवाज़ किए एंड्रियो उस चमकती परत के अंदर चला गया। वो गायब हो गया। वहाँ खड़े वैज्ञानिक और सैनिक कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गए। सब उस जगह को देख रहे थे जहाँ अभी तक एक बच्चा खड़ा था। लेकिन उसी समय कहीं और किसी दूसरी जगह पर एक कीचड़ में पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए सैकड़ों लोग धुंध भरी ठंडी हवा में खड़े थे। जो 6 साल का बच्चा एंड्रयू अभी कुछ क्षण पहले ही गायब हुआ था, वह अब इन सैकड़ों लोगों के बीच मौजूद था। उसने चारों ओर देखा और उस जगह को पहचानने की कोशिश की कि ये कौन सी जगह है। फिर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए वो एक मंच की तरफ आगे बढ़ा। मंच के ऊपर एक लंबा आदमी खड़ा था जिसने काला कोट पहन रखा था और उसके हाथ में टोपी थी। जैसे ही उस काले कोट वाले आदमी ने अपनी टोपी उतारी तो उसके भाषण सुनने के लिए पूरी भीड़ शांत हो गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन थे। और सामने से वो 6 साल का बच्चा एंड्रयू देख रहा था इतिहास का फेमस गेटिसबर्ग भाषण। अभी कुछ ही पल पहले जो बच्चा 1967 में न्यू जर्सी के एक गुप्त ठिकाने में था, अब वो अमेरिका के इतिहास का गवाह बन चुका था। वो 6 साल का बच्चा एंड्रयू टाइम ट्रेवल करके 19 नवंबर 1863 में पहुंच चुका था। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि एंड्रयू अकेला नहीं था। उस मिशन में और भी लोग शामिल थे, वैज्ञानिक, सैनिक और कुछ खास चुने हुए बच्चे। एक ऐसे रहस्य का हिस्सा जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। उस घटना के कुछ ही हफ्तों के बाद एंड्रयू को फिर से उसी जगह बुलाया गया। उसे अब एक और मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन यह मिशन पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था। और इस बार सिर्फ एंड्रयू ही नहीं, और भी कई युवा इस मिशन में शामिल थे। सरकार ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था प्रोजेक्ट पेगासस। बाहरी दुनिया के लिए इसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं। जो कुछ भी होता वह एक बंद दरवाज़ों के पीछे, ज़मीन के नीचे और सच्चाई से बहुत दूर था। इसका मुख्यालय था न्यू जर्सी का एक गुप्त वैज्ञानिक परिसर, कर्टिस राइड फैसिलिटी। बाहर से देखने पर यह एक आम औद्योगिक इमारत लगती, लेकिन इसके अंदर वहाँ विज्ञान नहीं, रहस्य पलते थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जो ज़मीन के नीचे उस स्तर तक जाती थी जो तकनीकी रूप से मौजूद नहीं माना जाता था। वहाँ नीचे था एक ठंडा सीलन भरा कमरा, ना कोई खिड़की, ना कोई ताज़ी हवा, बस दीवारों पर झिलमिलाती सफ़ेद लाइटें और मशीनों की गूंजती आवाज़ें। कमरे के ठीक बीच में रखी थी वह मशीन जिसे निकोला टेस्ला की डिज़ाइनों के आधार पर बनाया गया था। साधारण से दिखने वाले 2 खंभों जिनके बीच कुछ तांबे की कॉइल लिपटी थी, कोई भारी भरकम यंत्र नहीं था, ना ही कोई सुपर कंप्यूटर। वे पूरी मशीन एक साधारण बिजली के प्लग में लगी थी। पर असली रहस्य यह नहीं था कि वह मशीन कैसे काम करती, बल्कि असली रहस्य तो यह था कि वो ऊर्जा कहाँ से लाती। निकोला टेस्ला ने सालों पहले दावा किया था कि अंतरिक्ष खाली नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसे अब 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एक खाली कप में जितनी ऊर्जा भरी जा सकती है, उसे पूरी धरती के महासागर उबाले जा सकते हैं। निकोला टेस्ला ने उस ऊर्जा को छूने का रास्ता खोज लिया था।
चलिए अब जानते हैं इस मशीन के सबसे पहले परीक्षण के बारे में। 12 मार्च 1968 ये वो दिन था जब इस मशीन पर पहली बार कोई परीक्षण किया जाना था। उस गुप्त कमरे में सिर्फ 5 लोग ही मौजूद थे, जिनमें 2 वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हेरल्ड एगन्यू और डॉक्टर स्टर्लिंग कोलगेट, और 3 टेक्नीशियन, जिन सब ने अपनी अपनी जगह संभाल रखी थी। मशीन के स्विच को दबाया गया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मशीन के खंभे कंपन करने लगे। एक अजीब सी ध्वनि पूरे कमरे में गूंज गई। ना कोई दीप, ना कोई सायरन, बस एक कंपन जो हड्डियों के भीतर तक महसूस हो रहा था। हवा में हलचल शुरू हो गई, लाइटें झपकने लगी, तापमान गिरने लगा, श्वासों से भाप निकलने लगी, दीवारों पर बर्फ की पतली परत जमने लगी। अब डॉक्टर कोलगेट ने एक पेंसिल उठाई और उसे उन खंभों के बीच फेंक दिया और पेंसिल गायब हो गई। कमरे में एकदम सन्नाटा था। सबकी सांसें मानो रुकी हुई थी। घड़ी की टिक टिक के साथ समय गुजरता जा रहा था। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, और फिर छत से वही पेंसिल वापस गिरी। लेकिन अब वो वैसी नहीं रही थी। उसका रंग भूरा पड़ चुका था, उसका कुछ हिस्सा जंग खा चुका था, लकड़ी में दरारें थी जैसे वो कई दशकों पुरानी हो। यह एक स्पष्ट संकेत था कि यह मशीन सिर्फ जगह नहीं बल्कि समय में भी बदलाव कर रही थी। और अब अगला सवाल यह था कि अगर यह मशीन लकड़ी और धातु के साथ ऐसा कर सकती है तो इंसानों के साथ क्या होगा। मशीन ने यह तो साबित कर दिया था कि वह वस्तुओं को समय में इधर उधर कर सकती है, लेकिन अब बारी थी इंसानों की। कमरे में माहौल गंभीर था। हर व्यक्ति जानता था कि यह प्रयोग इतिहास में दर्ज हो सकता है या फिर एक भयानक हादसे के रूप ले सकता है। लेकिन फिर भी ऊपर से आदेश थे कि इसका परीक्षण को आगे बढ़ाना था। अब एक स्वयंसेवक 26 साल का लेफ्टिनेंट मॉरिसन, जो कि मजबूत कदकाठी और मानसिक रूप से पूरी तरह प्रशिक्षित था, उसने बिना हिचक मशीन के सामने कदम बढ़ाए। धीरे धीरे वह उस कंपन करती चमक के बीच चला गया और फिर गायब हो गया। कई मिनट बीत गए। न्यू मैक्सिको की रिसीविंग फैसिलिटी में लोग इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर एक पूरा मेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिकों की टीम और पेंटागन से सीधा जुड़ा संपर्क मौजूद था। लेकिन मॉरिसन वहाँ नहीं पहुँचा। समय गुजर रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। उसका ना कोई संकेत, ना कोई ट्रेस। वह जैसे अस्तित्व से मिट गया हो। मशीन काम कर रही थी, लेकिन यह नहीं पता था कि मॉरिसन को कहाँ ले गई। यह इस मशीन की पहली त्रासदी थी, लेकिन आखिरी नहीं। अगला दिन होता है और इसी मशीन पर अब दूसरा प्रयोग किया जाता है। इस बार बारी थी लेफ्टिनेंट फार्ले की। उसे 30 सेकंड के लिए उस चमकती परत में भेजा गया और फिर वापस बुलाया गया। लेकिन जब वो लौटा तो उसे देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, त्वचा झुर्रियों से भर गई थी। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो 70 साल का बुजुर्ग हो। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने कुछ बोलने की कोशिश की। उसके मुंह से कोई स्पष्ट शब्द नहीं निकले, बस एक थकी हुई कराह। फिर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मेडिकल टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सका। उसकी मृत्यु का कारण था ओल्ड एज, लेकिन अभी उसकी उम्र महज 31 साल थी। एक जवान इंसान सिर्फ 30 सेकंड में बूढ़ा हो गया, वो भी बिना कोई समय बीते। अभी तक यह तो साफ हो चुका था कि इस मशीन के साथ कुछ तो अस्थिर था। वो हर बार समय को एक जैसा नहीं मोड़ रही थी, कभी ज़्यादा तेज़ी से तो कभी अजीब दिशाओं में। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक पीछे नहीं हटे। अब तीसरी बार इस मशीन पर परीक्षण शुरू किया गया। मशीन चालू हुई और एक सैनिक हचकिंस ने कदम बढ़ाया और फील्ड में चला गया। लेकिन जो अगला दृश्य था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हर किंच वापस आया, लेकिन एक साथ नहीं। पहले उसने अपने पैर दिखाए, फिर 30 सेकंड बाद उसकी छाती, 2 मिनट बाद हाथ, फिर उसका सिर। उसका शरीर अलग अलग समय पर प्रकट हो रहा था, जैसे समय की लहरों में टुकड़ों में बट गया हो। मेडिकल टीम कुछ समझ नहीं सकी। उसका दिमाग उन अंगों को सिग्नल भेज रहा था जो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। कमरे में मौजूद हर एक इंसान हैरान था। यह विज्ञान नहीं था, बल्कि एक पागलपन था।
इन भयावह परीक्षणों के बाद भी प्रोजेक्ट रुका नहीं, बल्कि अब वैज्ञानिकों ने उस तकनीक को फिर से समझने की कोशिश शुरू की जिसकी बुनियाद निकोला टेस्ला ने दशकों पहले रखी थी। निकोला टेस्ला वो नाम जिसे आज दुनिया एक जीनियस वैज्ञानिक के तौर पर याद करती है। उन्होंने भविष्य को छू लेने वाले विचार पैदा किए थे। 7 जनवरी 1943 निकोला टेस्ला की मौत न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्कर होटल के कमरा नंबर 3327 में हुई थी। जब उनकी मौत की खबर फैली तो उससे पहले ही कुछ लोग वहां पहुंच चुके थे। सरकारी एजेंट्स उन्होंने पूरे कमरे को सील कर दिया था। हर दस्तावेज, हर स्केच, हर मशीन का मॉडल, सब कुछ जब्त कर लिया गया। उन्होंने टेस्ला के रूम से 80 बॉक्स को जब्त कर लिया जो उनके जीवन भर के शोध का निचोड़ थे। लेकिन जब कुछ समय बाद उनके परिवार को सामान लौटाया गया तो उसमें से 20 बॉक्स गायब थे। आज तक वो बॉक्स कभी नहीं मिले। FBI ने यह स्वीकार किया कि उन दस्तावेज़ों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्लासिफाइड रखा गया है और अब माना जाता है कि वही 20 गायब बॉक्स दर्जनों ब्लैक प्रोजेक्ट्स की नींव बने जिनके नाम कभी आधिकारिक दस्तावेज़ों में दर्ज ही नहीं हुए। जलवायु नियंत्रण, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, मानसिक नियंत्रण की तकनीक और हाँ, टाइम ट्रैवल। प्रोजेक्ट पेगास उन्हीं चोरी किए हुए डिब्बों में छिपी हुई एक डिज़ाइन पर आधारित था। दरअसल साल 1957 में दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया तो अमेरिका को पहली बार तकनीकी हार का स्वाद मिला। अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को खुली छूट दे दी थी कि सोवियत यूनियन से आगे निकलने के लिए उन्हें कुछ भी करने की इजाज़त है। इसी दौर में वैज्ञानिकों की एक गुप्त टीम ने टेस्ला की फाइलों को दोबारा खंगाला और साल 1968 में उन्हीं दस्तावेज़ों में दबी एक स्केच फाइल मिली। इस मशीन की डिज़ाइन जिसमें ना कोई ईंधन लिखा था ना कोई इंजन, बस दूरी और समय के बिना गति के कुछ विचित्र समीकरण लिखे थे। इसी से जन्म हुआ उस मशीन का जिसने एंड्रयू को 1863 में भेजा था। लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा था कि क्या यह तकनीक सिर्फ संयोग से चल रही थी या वाकई से समझा गया था। डॉक्टर हेरल्ड एगन्यू ने उस मशीन को टेस्ला के निर्देशों के अनुसार हूबहू बनाया था। हर कोण, हर नाप, हर धातु, हर एक चीज़ का टुकड़ा टेस्ला के नक्शे के अनुसार था। लेकिन उन्हें अब भी लगता था कि कुछ तो गायब है। ऐसा कुछ तो था जो टेस्ला अपने दिमाग में रखे हुए थे और कभी लिखा नहीं। और उधर डॉक्टर स्टर्लिंग कोलगेट का मानना था कि टेस्ला की सारी खोजें हमेशा से सरल और खूबसूरत होती थी और यही इस मशीन की विशेषता थी, सादगी में छुपा आनंद। पर जितनी गहराई से वे इस मशीन को समझने की कोशिश करते उतना ही वो मशीन उन्हें एक और गहराई में खींचती जाती थी। एक ऐसी गहराई जहाँ समय रुकता नहीं मगर इंसान थम जाता है। प्रोजेक्ट पेगासस अब केवल एक प्रयोग नहीं रह गया, यह एक ऑपरेशन बन चुका था, लगातार चलने वाला मिशन जिसमें इंसानों को एक प्रयोगशाला के पिंजरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। एंड्रयू अब केवल एक बच्चा नहीं था, वह एक ऐसा उपकरण बन चुका था जिसे वैज्ञानिक टेम्पोरल स्काउट कहते थे, यानी समय के अंदर भेजा जाने वाला एक जासूस जो वापस आकर सिर्फ अनुभव नहीं जानकारी भी लाता। उसे एक विशेष यूनिट में रखा गया था, यूनिट बी। यह यूनिट सिर्फ बच्चों से भरी हुई थी जिसमें 10 से 17 साल की उम्र के बीच के लड़के और लड़कियां थे। सबको एक ही चीज़ सिखाई जाती थी, समय में चलना। यह ट्रेनिंग एकदम अलग थी, ना बंदूकें, ना आत्मरक्षा के दाव पेच, बल्कि पढ़ाई थी। इतिहास, भाषा, बॉडी लैंग्वेज और अवलोकन की। हर दिन एंड्रयू और बाकी बच्चे एक एक ऐतिहासिक काल के वीडियो, चित्र और घटनाओं पर काम करते थे। उनसे कहा जाता, जब तुम वहां पहुंचो तो देखो कि लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती और इतिहास तुम्हें पहचान लेगा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एंकर पॉइंट्स की जानकारी भी दी जाती। ये वो पॉइंट्स विशेष स्थान थे जहाँ से समय यात्रा सुरक्षित मानी जाती थी, जैसे न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको और कुछ विशेष बंकर जिन्हें 1940 के दशक में बनाया गया था। इन एंकर पॉइंट्स को टेम्पोरल नोड्स कहा जाता था, वो बिंदु जहां समय में प्रवेश और निकास अपेक्षाकृत स्थिर रहता था।
इस पर ट्रेनिंग के साथ एक और बात थी जिसे बार बार दोहराया जाता था कि तुम कुछ भी वहाँ देखो, महसूस करो या जानो, वापस आकर बताना होगा, कुछ भी मत छुपाना। लेकिन धीरे धीरे एंड्रयू को समझ आने लगा कि यह मिशन उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के मकसद के लिए थे। हर रिपोर्ट के बाद उसे ज़्यादा कठिन सवाल पूछे जाते। क्या वहाँ कोई सैनिक दिखा? क्या उस समय के नेता असुरक्षित थे? क्या उस समय की सरकार में कमज़ोरियाँ थी? ऐसा लगने लगा मानो इन यात्राओं का मकसद इतिहास को समझना नहीं बल्कि उस पर काबू पाना था। एक दिन की बात है, एंड्रयू को सैन फ्रांसिस्को में 1906 में भेजा गया। भूकंप से कुछ दिन पहले उसे कहा गया कि इस जगह की संरचना देखो, लोगों की संख्या गिनो, ध्यान दो कि ज़रूरत पड़ने पर कितने लोग एक दिन में वहाँ से हट सकते हैं। जब एंड्रयू ने पूछा कि क्या हम वहाँ मदद भेजने जा रहे हैं, तो जवाब मिला, नहीं, हम देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उस शहर को कितनी जल्दी खाली किया जा सकता है। यह जवाब एंड्रयू के मन में पहली बार डर पैदा करता है। शायद सरकार भविष्य को बदलना नहीं चाहती, वह देखना चाहती है कि उसे कैसे मोड़ा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के भीतर दो बातें अब साफ हो रही थी। एक, सरकार का मकसद मानवीय नहीं था, और दो, टेस्ला की तकनीक अब सिर्फ खोज का जरिया नहीं थी, वह एक हथियार बन चुकी थी। प्रोजेक्ट पेगासस अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां विज्ञान और शक्ति की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी। सरकार अब इतिहास को देखने के लिए नहीं बल्कि उसे बदलने के लिए प्रयोग कर रही थी। एक नई योजना की बात हो रही थी जिसका नाम था टेम्पोरल ऑक्यूपेशन प्लान। यह योजना सुनने में जितनी जटिल थी उतनी ही खतरनाक भी। इस योजना का मकसद था समय में ऐसे बिंदुओं पर पहुंच जाना जहां दुश्मन पूरी तरह असहाय हो, और उन पलों में सैन्य बल या एजेंट्स भेजकर इतिहास की दिशा बदल देना। कोई युद्ध शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना, और कोई नेता उठने से पहले ही उसे गिरा देना। सरकारी दस्तावेज़ों की योजना को प्रीट्विट टाइम डिप्लोमेसी कहा गया, यानी भविष्य की बजाय अतीत में जाकर सत्ता कायम करना। इसमें एक समस्या थी, मशीनें अब भी स्थिर नहीं थी, हर प्रयोग में एक नया जोखिम था। इसी के चलते एक फेज़ शिफ्ट टेस्ट किया गया जिसमें किसी व्यक्ति को दो अलग अलग समय सीमाओं में एक साथ भेजा गया, और इसके परिणाम निकले। एक सैनिक को साल 1945 और साल 1993 की दो अलग अलग जगहों पर भेजा गया। जब वह लौटा तो उसका दिमाग दो परस्पर विरोधी यादों में भर चुका था। वह चिल्ला रहा था कि उसके बेटे ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि उसके पास कोई बेटा था ही नहीं। वह अब कोई इंसान नहीं था। और फिर वो दिन आया जिसे प्रोजेक्ट की टीम द लॉक इन इंसिडेंट कहती है। एक 13 साल का युवा लड़का जिसे पहली बार एक गुप्त मिशन पर साल 1777 में भेजा गया। वो फिलाडेल्फिया गया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर दस्तखत से कुछ दिन पहले उसे वापसी के समय संकेत मिला, लेकिन वह वापस नहीं आया। मशीन दोबारा चालू की गई, मगर ऊर्जा फील्ड जाम हो चुकी थी, टेम्परल गेट बंद हो चुका था, और 2 दिन बाद एक अजीब चीज़ हुई। वही लड़का अचानक 1997 में एक सरकारी इमारत के सामने दिखा, सिर झुका हुआ, कपड़े पुराने ज़माने के और आंखें बिल्कुल सोनी। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जब उसे मेडिकल यूनिट में लाया गया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा, बहुत देर। उसकी उम्र अब भी 13 साल ही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वैज्ञानिकों ने पाया कि उसका शरीर तो वहीं का था, लेकिन उसका मस्तिष्क 70 सालों की यादों से भरा था। प्रोजेक्ट पेगासस अब एक प्रयोगशाला नहीं, एक जाल बन चुका था, जिसमें समय और चेतना दोनों फंस चुके थे। एंड्रयू, जो अब 11 साल का हो चुका था, वह सब देख रहा था और उसने तय कर लिया था कि अब और नहीं। पर वह जानता था कि अगर कोई भी सच बोलता है तो या तो उसे गायब कर दिया जाता है या ऐसा बना दिया जाता है कि वह कभी भरोसे लायक ना लगे। प्रोजेक्ट पेगास के साल बीत रहे थे, प्रयोग हो रहे थे, बच्चे खो रहे थे, और सरकार धीरे धीरे उस रेखा को पार कर चुकी थी जहां विज्ञान खत्म होता है और सत्ता शुरू। एंड्रयू अब 12 साल का हो चुका था, पर उसके भीतर का डर अब बदल चुका था।
अब उसमें सवाल थे और जवाब जानने की जिद। हर मिशन के बाद वो जो कुछ भी देखता उसे अपनी डायरी में लिखता, लेकिन यह डायरी वो अधिकारियों को कभी नहीं देता। उसने एक कॉपी खुद के लिए बनाई। उस डायरी में वो जगह दर्ज थी जहां उसे भेजा गया। 1863 का गेटिसबर्ग, 2045 का एक चमचमाता भविष्य, 1971 का मार्स मिशन। हाँ, मार्स। इसे बहुत पहले अमेरिका ने गुप्त रूप से एक टेलीपोजिशन जंप वहाँ किया था। इन सब यात्राओं में एक बात साफ हो रही थी, सरकार समय यात्रा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन एंड्रयू को एक नया मिशन दिया गया। मिशन उसे 91 से कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क भेजने वाली थी। को मिला था कि जगह का माहौल देखो, नोट करो कि किस वक्त वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। क्या वहाँ से किसी वीआईपी को सुरक्षित निकाला जा सकता है? एंड्रयू को सब समझ में आ गया। अब यह सिर्फ प्रयोग नहीं था, बल्कि एक प्रिपरेशन थी। लेकिन किसके लिए? किस हमले के लिए, या किस हमले की इजाज़त देने के लिए? वह लौट आया, लेकिन इस बार उसने रिपोर्ट में आधे जवाब झूठे लिखे, और उसी रात उसने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं रहेगा। उसने अपनी डायरी के कुछ पन्ने इकट्ठे किए, कुछ तस्वीरें, कुछ रिकॉर्डिंग्स, और अगले ही दिन वह उस प्रोजेक्ट बेस से गायब हो गया। कई सालों तक जैसे कोई नहीं जानता था कि एंड्रयू कहाँ गया। लेकिन जब वह दोबारा सामने आया, तब वह 38 साल का एक वकील था, एंड्रयू डी बेसियागो। उसने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि मैं अमेरिका के एक गुप्त प्रोजेक्ट का हिस्सा था, प्रोजेक्ट पेगास। मैंने समय यात्रा की है। मैं लिंकन का भाषण खुद देख चुका हूँ। मैं भविष्य में जा चुका हूँ, और सरकार ने इन सब को आज भी छिपा रखा है। टीवी चैनलों ने उस पर हंसी उड़ाई। सरकारी प्रवक्ताओं ने कहा यह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन उसकी डायरी, उसकी यादें, उसके बयान, हर चीज़ में ऐसा कुछ था जो कल्पना से बाहर था। बचपन में देखे गए दृश्य जो किसी भी इतिहासकार से मेल खाते थे, टेक्नोलॉजी की जानकारी जो आम आदमी को नहीं पता हो सकती, और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज़ में वो डर नहीं था जो झूठ में होता है। ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रहा था। कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो सरकार कब का उसे चुप करा देती, लेकिन यही तो कमाल था। सरकार उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहती रही। उसे सनकी करार दिया गया, क्योंकि किसी को मार देना आसान है, लेकिन किसी को पागल साबित कर देना और भी आसान। एंड्रयू ने कई बार कहा कि सरकार ने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि टेक्नोलॉजी कभी ख़त्म नहीं होती, वह बस और गहराई में छिपा दी जाती है। प्रोजेक्ट पेगासस आज भी एक मिथ के रूप में मौजूद है, लेकिन उसके पीछे जो दस्तावेज़, अनुभव और लोग हैं, वह अब भी हमारे बीच हैं। तो यह थी कहानी एक ऐसे मिशन की जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन शायद उसी ने इतिहास को मोड़ा। अब फैसला आपका है कि क्या यह सब एक कल्पना है, या फिर एक ऐसा सच जिसे कॉन्स्पिरेसी कहकर दबा दिया गया। हो सकता है कि आपने आज जो सुना उस पर भरोसा करना मुश्किल हो, लेकिन अगली बार जब आप किसी सरकारी दस्तावेज़ में क्लासिफाइड लिखा देखें, या किसी वैज्ञानिक की मौत रहस्यमयी लगे, तो शायद यह वीडियो आपको याद आए। और हाँ, अगर समय यात्रा मुमकिन हो तो यह वीडियो आप पहले भी देख चुके होंगे। वैसे आप यह वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।